जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ जो आपके इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्ज़ाम, सूचना सहायक एग्ज़ाम, प्रोग्रामर एग्ज़ाम, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप यूजीसी नेट की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट डेवलप होने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर हम अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये लगता है इन क्वेश्चंस आप आराम से कर पा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इन वीडियोस को देख सकते हैं आराम से। और आपको लगता है कि सही में सर मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है, आपको बिल्कुल लाइक करना चाहिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करूँगा। और अपने मित्रों, दोस्तों, सखा के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे क्वेश्चन है कि इन सब क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा, है ना। देखिए किताबों से प्यार करना सीखो, क्वेश्चन से प्यार करना सीखो, फिर देखिए मज़ा ही अलग है। इफ़ द ओरिजिनल डेटा 11011011011011 एंड द जनरेटर देन द बिट स्ट्रीम विल बी। अब ये किसकी बात कर रहा है? हम जो प्रीवियस जो वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम कौन सा टॉपिक मेनली पढ़ रहे हैं, वो है आपका सीआरसी, लास्ट वीडियो से। तो ये सीआरसी के बारे में पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि जब सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज है वो दिया हुआ ये वाला, आई बात समझ में। सेंडर क्या कर रहा है, ये वाला मैसेज भेज रहा है। तो हम क्या करते हैं सीआरसी के अंदर, अगर हम एरर डिटेक्ट करने की स्कीम का अगर यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैसेज के साथ हम कुछ कोड का भी यूज़ करते हैं, कुछ बिट या कुछ पैटर्न का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी रिडंडेंट बिट, और इसको हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। रिडंडेंट बिट बोल लीजिए, पेरिटी बिट बोल लीजिए। इसको हम भेजते हैं रिसीवर के पास। रिसीवर के पास पहुंचने के पास अगर हमारे पास हम अगर ये सीआरसी जनरेटर का यूज़ करते हैं और ये डेटा हमारे पास सेम आता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई कोई एरर नहीं है। तो आपको एम की वैल्यू ये दी हुई है और आपकी पेरिटी बिट जो जनरेटर है उसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आप जब सेंडर से रिसीवर को जब डेटा भेजोगे तो जो कोड वर्ड इसके थ्रू बनने वाला है ना, जो एक कोड बनने वाला है, वो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्या तरीका है। सबसे पहले आप ले लीजिए जनरेटर 10011। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। और देखिए आप, अब हम ले लेंगे ये वाला जो हम ओरिजिनल डेटा भेजने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल डेटा 1101 1101 0110 0110। ठीक है, 1101 011 011। तो ये 10 बिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हम क्या करना है, अब हमें सीआरसी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डिवीज़र है कितने बिट है, देखिए 1 2 3 4 5, उसमें से आपको 1 बिट माइनस करना है, उतने ज़ीरो यहाँ अपेंड करने। एक दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा कितने अपेंड करने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4। ओके, ठीक है, 4 बिट हमने अपेंड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो जनरेटर का बिट है वो 5 है, इसलिए 1 माइनस करके मैं अपेंड कर देता हूँ। चलिए अब हम फटाफट इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 0 0 1 1, और यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, एक्सोर। कौन सा लगाएंगे, एक्सोर ऑपरेशन लगाएंगे। 1 और 1 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1, 0 और 0 0, 1 और 1 0 और 0 1 क्या हो जाएगा 1। एक्सोर ऑपरेशन मैंने बता रखा है, 0 0 इनपुट में दोगे तो 0 मिलेगा, 0 1 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 0 दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 1 दोगे तो आपको 0 मिलने वाला है। ये क्या है आपका एक्स, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बिट आ गए। अब हमें 5 बिट चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से उतार लूँगा, ये हो गया 1। तो 1 0 0 1 1। चलिए देखते क्या होता है, 1 और 1 0 0 0, 1 और 1 0 और 1 और 1 क्या हो गया 0। सारे आपके 0 हो गए। अब आगे के बिट हम उतार लेंगे 5, 1 2 3 4 5 एज इट इज़। इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ, ये क्या हो गया आपके पास 1 0 1 1 0। ठीक है, यहाँ कितने बिट है 5, तो हमेशा मेरे पास 5 बिट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम 1 0 0 1 1, इस जनरेटर से फिर से एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
तो XOR ऑप्शन किया, देखिए 1 और 1 क्या आएगा 0 0 0 0, 1 और 0 क्या आ जाएगा आपके पास 1, 1 और 1 क्या आ जाएगा 0, और 0 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ तक तो हमने उतार दिया है। अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, इस वाले 0 को यहाँ पे उतारेंगे, ये क्या आ गया 0। अब यहाँ पे बिट कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, तो एक और की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो गया 0। अब हम इसका यूज़ करेंगे वापस 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 और 1 0 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, 0 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 1, और 0 1 क्या हो जाएगा पास आपके पास 1, और यहाँ से 0 एज इट इज़ यहाँ पे उतर के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितने रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास, देखिए यहाँ पे कितने लास्ट में आपने डिजिट ऐड किए थे 0, तो उतने ही आपको काउंट करना है राइट साइड से 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपके पास रिमाइंडर। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप कहाँ पुट ऑन कर दोगे, यहाँ पर इन ज़ीरोज़ की जगह इनको आप क्या करोगे रिप्लेस कर दोगे। जब आप रिप्लेस करोगे तो फाइनल आपका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, देखिए कोड वर्ड क्या हो गया आपका मैसेज प्लस पेरिटी बिट। मैसेज कौन सा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पेरिटी बिट आपके ये होने वाले जो क्या है यहाँ पे आपके CRC। तो यहाँ लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0। अब मैच कीजिए ऑप्शन के अंदर कौन सा मैच करा है, देखिए सबसे लास्ट में 0 किसके है, एक ही के है, तो यही होने वाला है। देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0, 5 बार 1 है यहाँ, देखिए 1 2 5 बार 1 है, और 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया C, इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो सेंडर जो मैसेज भेजेगा वो अब ये भेजेगा, क्या भेजेगा, ये वाला भेजेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए आराम से समझिए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर तो आप बहुत फास्ट करने वाले इन सारे क्वेश्चंस को, और मान के चलिए एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ओरिजिनल साइज ऑफ द डेटा बिट इज़ 20, then after adding error detection redundancy bit the size of the data length is। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है हेमिंग कोड से। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आपको जैसे कोई एरर है तो एरर को एक तो हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट, और एरर क्या कर सकते हैं, हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो एरर डिटेक्टिंग स्कीम मैंने आपको बताई थी, एक तो आपके है पेरिटी बिट, ठीक है, सिंपल पेरिटी बिट जिसके अंदर हम ओड का यूज़ करते हैं और इवन का यूज़ करते हैं। दूसरा है आपके 2 डायमेंशनल पेरिटी, क्या होती है 2 डायमेंशनल पेरिटी मेथड। और तीसरा है आपके यहाँ पे CRC, और चौथा है यहाँ पे आपके चेकसम। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो भी मेथड है वो एरर को सिर्फ डिटेक्ट करते हैं। अगर रिसीवर को पता चल जाता है कि भाई कोई एरर आई है तो उस पूरे पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, और सेंडर उस पूरे पैकेट को वापस नया भेजता है। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम अगर देखिए एक बिट एरर होगी तो क्या हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते क्या भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एरर करेक्शन मेथड है, उसको हम बोलते हैं हेमिंग कोड। क्या बोलते हैं हम, हेमिंग कोड मेथड बोलते हैं। इसके अंदर एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो ये फॉर्मूला है 2 की पावर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर डिटेल के अंदर जाने के लिए तो हमें पूरा एक क्वेश्चन चाहिएगा, आप हाल फिलहाल ये समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, 2 की पावर r m प्लस r प्लस 1। इसका मतलब ये है, हम क्या करते हैं, जैसे ये सेंडर है और रिसीवर है, तो सेम वही चीज़ है, सेंडर मैसेज भेजेगा तो मैसेज के साथ हम क्या कर देंगे, पेरिटी बिट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, पेरिटी बिट को ऐड करके भेजेंगे किसको, रिसीवर को। पर जो ये पेरिटी बिट कैलकुलेट करना है ना, उसका जो फॉर्मूले के अंदर हम इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे m ये मतलब क्या हो गया मैसेज, r मतलब रिडंडेंट बिट, या उसको मैं क्या बोल रहा हूँ पेरिटी बिट, तो यहाँ पे m प्लस r भी कर सकते हो आप। इफ़ द ओरिजिनल साइज ऑफ द डेटा बिट इज़ 20, देखिए 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 20 दी हुई है। देन आफ्टर एडिंग द एरर डिटेक्शन रिडंडेंसी बिट, यहाँ पे देखिए आपने इसके अंदर जब एरर डिटेक्शन रिडंडेंसी बिट ऐड कर दी है, उसके बाद आपका फाइनल जो डेटा जाएगा
उसकी साइज़ क्या होने वाली, ये हमें निकालनी है। तो इसको हम किस तरीके से निकालें, इस फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ रखिए 2 की पावर AR इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M प्लस R प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए R की वैल्यू मान लीजिए मैं रखता हूँ 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M की वैल्यू क्या है, देखिए 20 प्लस 20 प्लस R की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 प्लस 1। तो ये इक्वलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ देखिए ये क्या हो गया 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस 3 23 प्लस 1 क्या आ गया 24। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या ये 8 से 24 बड़ा है क्या, नहीं है ना, 8 से 24 आपका बड़ा नहीं है। इसका मतलब R की वैल्यू मैं 3 नहीं रख सकता हूँ। अब हम क्या रखेंगे, R की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे 4 रखने वाले, क्या रखने वाले 4। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M की वैल्यू क्या है 20 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या हो गया 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस 4 24 और 1 25, क्या 16 इनसे बड़ा है क्या, नहीं है। तो R की वैल्यू 4 भी नहीं रख सकता मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रखूँगा मैं, R की वैल्यू रखूँगा 5। तो 2 की पावर 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। 20 तो है ही है यहाँ पे, 20 तो ये है। R की वैल्यू आपको जैसे 3 रखा है तो 3 रखनी है, 4 रखी है तो 4 रखनी है, और 5 रखी है तो 5 रखनी है। ये क्या हो गया 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 20 प्लस 5, ये क्या हो गया 26, ये भी यहाँ पे नहीं है। तो मैं अब R की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, R की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ 6। तो ये क्या हो जाए, देखिए 2 की पावर 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस 6 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 6 क्या होता है बताइए मेरे को, 64 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 26 और एक क्या हो जाएगा आपके पास 27। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू क्या सेटिस्फाइड हो रही है, 6 R की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, 6 R की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 26 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 26 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 26 नहीं आएगा। अब आप कोडवर्ड क्या रखोगे यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे रखने वाले हैं ना ये इसी वैल्यू के अंदर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर रखिए M की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 प्लस R की वैल्यू क्या है 6 प्लस 1, ये क्या हो गया आपके पास 27। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है क्या होने वाला है 27, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है किसका 62 का। देखिए यहाँ पे 62 का जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपके पास D इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वापस देखिए, इफ़ द ओरिजिनल साइज ऑफ द डेटा बिट इज़ 20, ओरिजिनल साइज की 20 है, देन आफ्टर एडिंग एरर डिटेक्शन रिडंडेंसी बिट द साइज ऑफ द डेटा लेंथ थी, डेटा लेंथ की साइज़ क्या होगी यहाँ पे। तो हमने क्या किया R की वैल्यू 1 बाय 1 पुट किए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है 8, नहीं ये नहीं चलेगा, 20 प्लस 3 क्या 24, ये इससे कंडीशन मैच नहीं कर रही है। R की वैल्यू 4 रखी तो ये भी मैच नहीं कर रही है, R की वैल्यू 5 रखी तो ये भी मैच नहीं कर रही है, फिर हमने R की वैल्यू 7 रखी। तो यहाँ हम फाइनली देख रहे हैं कि भाई अगर मैं रिडंडेंट बिट अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ, जो भी डेटा मैं पहुँचाना चाहता हूँ रिसीवर पास वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 27 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, अगर इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 63, इफ़ डिविज़र इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ x की पावर 8 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 देन CRC विल बी। देखिए क्या कहना चाहता है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं डिविज़र, ये है आपका डिविज़र जो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। देखिए आपको ध्यान रखना ये हो गया आपका क्वोशिएंट, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है रिमाइंडर, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताया था जो भी डिवीज़र की बिट होगी, जो भी डिवीज़र की बिट होगी, मान लीजिए डिवीज़र की बिट n है, तो यहाँ पे कितने बिट अपेंड होंगे, कितने बिट अपेंड होंगे यहाँ पे n-1 बिट अपेंड होंगे। कितने होंगे n-1 बिट अपेंड होंगे।
और ये जो n माइनस बिट अपेंड होंगे तो रिमाइंडर आपके कितने बिट का होगा, ये रिमाइंडर भी आपका होगा n माइनस 1 बिट का होगा। तो इसे एग्जाम्पल से हम समझते देखिए, मान लीजिए डिवीज़र है आपका कितने बिट का, मान लीजिए 1 2 3 4 बिट का डिवीज़र है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू है पर आपके पास जो अपेंड होंगे बिट कितने होंगे, 3 बिट अपेंड होंगे और उतने ही बिट का आपको क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस होगा और जितनी वैल्यू यहाँ है वो की वही वैल्यू आपके क्या रहने वाली, रिमाइंडर की। यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ जितना ये बिट है उसमें से एक कम में क्या मान सकता हूँ, रिमाइंडर मान सकता हूँ। फिर डिवीज़र में से एक कम क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई रिमाइंडर के अंदर में अगर एक प्लस कर दूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़र के बिट बन जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x की पावर 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है आपके। तो सबसे पहले इसको आप क्या कर दीजिए, ओपन अप कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डॉट एक्स की पावर 8 प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 7 प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 6 प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 5 प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 4 प्लस 1 डॉट एक्स की पावर क्यूब प्लस 0 डॉट एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 1 प्लस 1 डॉट एक्स की पावर 1। देखिए यहाँ पे सॉरी एक्स की पावर 0 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू दे रखी है उनको तो मैंने यहाँ पे रख दिया है 1। यहाँ पे देखिए 8 दे रखा है तो 1 रखा है, क्यूब दे रखा है तो उसको 1 रखा है, एक्स दे रखा है तो उसको मैंने यहाँ पे देखिए 1 रखा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ये है आपके 1 डॉट एक्स है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 रखा है और ये 1 डॉट एक्स की पावर 0 रखा है और बाकी सारे क्या हो गए आपके 0। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 1, ये क्या हो गया आपके 1, ये क्या हो गया आपके पास 0, यहाँ से क्या आ गया 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 1, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 0, यहाँ से क्या आ गया 1 और यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है एक्स की पावर 0, ये क्या हो गया आपके पास 1 आ चुका है। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल था ना उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, बिट के अंदर, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो कितने बिट है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना है कितने बिट का पोलिनोमियल हो गया, 9 बिट का हो गया। तो एक क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है। तो जितनी भी आपको डिग्री दी रखी होती है ना, जितनी भी आपको डिग्री दे रखी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी डिग्री दे रखी होती है उतने ही बिट क्या करते हैं हम यहाँ पे अपेंड करते हैं। इस क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आएगा उसे मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई ये डिवीज़र आपको दिया हुआ है तो CRC कितने बिट का होगा। अब आ जाते हैं यहीं पे, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 9 बिट का। तो ये कितने बिट का आपका 9 बिट का, 9 बिट का है। इसका मतलब ये क्या है आपका CRC। तो CRC कितने बिट का होगा, -1 कर दीजिए, CRC होगा आपका 8 बिट का। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले यहाँ पे कितने बिट अपेंड होंगे तो कितने बिट अपेंड होंगे यहाँ पे 8 बिट अपेंड होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जैसे देखिए जो भी बुक में प्रीफर कर रहा हूँ उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल गलत भी दे रखे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्या सही है या क्या गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या शानदार है और क्या शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप देख ही रहे कि भाई सर का तरीका है बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका समय निकल चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिट स्ट्रीम 100 और 11101 इज ट्रांसमिटेड यूजिंग CRC मेथड। describe in a class using generator polynomial x cube plus 1 which one of the following represent the transmitted bit। अब वही सेम क्वेश्चन है, आपको ट्रांसमिटेड बिट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या भेज रहा है ये डेटा, इसको हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 1 और जो जनरेटर है वो क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 डॉट एक्स क्यूब प्लस 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स की पावर 1 प्लस 1 डॉट एक्स की पावर 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1। तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी के अंदर जनरेटर हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 1 0 0 1।
देखिए ये करने का तरीका आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्स क्यूब को आपको 1 रखना है, बाकी एक्स की पावर 0 नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको 0 कर दो, एक्स नहीं है 0 कर दो, और जो लास्ट बिट है उसको आप 180 रख दीजिए। अब बताइए मैं कितनी बिट इस डेटा के अंदर अपेंड करूँगा, या कितनी बिट का 4, तो कितनी अपेंड करूँगा 1 2 3। चलिए अब हम फटाफट इसको सोल्व कर देते हैं। लिखिए यहाँ पे 1001, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके 0000। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ये सारे ये 4 बिट हम फिर से उतार देंगे यहाँ पे नीचे, 1101, ये क्या हो जाएगा 1001 0100, ठीक है। और यहाँ पे 1 में नीचे उतार दूंगा क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो देखिए 1001, तो ये हो जाएगा आपके पास 101000, ये क्या हो गया आपके पास 1। अब क्या करूँगा, एक ही बिट है तो इन दोनों को उतार दूंगा नीचे में, ये क्या 0 और ये भी क्या हो गया आपके पास 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सारे 0 आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो राइट साइड से अब आपको कितने बिट लेने हैं, 3 बिट लेने हैं, और ये आपका क्या है CRC, और ये कहाँ अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह ये रख दिया जाएगा। तो फाइनली जो सेंडर के पास जो मैसेज होगा वो क्या होगा 100111101, और ये आ जाएगा यहाँ पे 100 ऑप्शन में देखिए 00 कहाँ है सबसे लास्ट में, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो भी हम चेक कर लेते हैं 100 क्योंकि यहाँ पे देखिए नन ऑफ दिस ऑप्शन भी दिया हुआ है। 111, ये क्या हो गया 111, 011 011 0000, और आंसर क्या हो चुका है, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, बिल्कुल मलाईदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जिस टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आपको कोई भी डाउट रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 66 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज इन द सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन अंदर स्टार्ट और स्टॉप बिट का हम कहाँ यूज़ करते हैं, एरर डिटेक्शन के अंदर, एरर करेक्शन के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन। तो देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट कहीं पे भी हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम हमेशा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन स्टॉप एंड वेट ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इफ़ एक ACK1 इज सेंड बाय रिसीवर देन सेंडर सेंड्स। ये जो कह रहा है, चलिए देखिए उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये सेंडर है और यहाँ पे आपका क्या है रिसीवर है, और सेंडर क्या कर रहा है, एक फ्रेम सेंड करेगा रिसीवर को। तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा, 1 बाय 1 ट्रांसमिशन है। सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, एक रिसीवर को फ्रेम सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, फ्रेम सेंड करेगा, और रिसीवर को पास जब ये फ्रेम मिल जाएगी तो रिसीवर इसके रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और बोलेगा कि ये जो आपने फ्रेम भेजी है मुझे मिल गई है। अब मान लीजिए इस फ्रेम के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 450 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 450। तो अब ये 450 की फ्रेम इसको मिल गई है। अब जो रिसीवर क्या करेगा, जो भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसके ऊपर जो नेक्स्ट फ्रेम ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसका नंबर लिखेगा। तो मतलब देखिए 450 इसको मिल चुकी है, अब नेक्स्ट फ्रेम ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 451। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 451 नंबर लिख के भेजेगा किसको, सेंडर को। जब भी सेंडर को ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि ये फ्रेम इसको रिसीव हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट वो कौन सी फ्रेम भेजेगा, किस नंबर की भेजेगा बताओ, 451 नंबर की। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहेगा। नेक्स्ट ये भेजेगा आपके 452 की। इस तरीके से सब कुछ चलता रहता है जब तक आप रिसीवर ये नहीं बताता कि किस नंबर की फ्रेम भेजनी है, तब तक सेंडर को क्या पता लगेगा कि भाई नेक्स्ट फ्रेम कौन सी एक्सपेक्ट कर रहा है आपका रिसीवर। ओके, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये पूछा गया है कि भाई स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर इफ़ ACK1 इज सेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ACK1 क्या लिखा हुआ है, ACK1 लिखा हुआ है, इज सेंड बाय रिसीवर देन सेंडर सेंड्स। ACK1 नाम की एक एक्नॉलेजमेंट आया है किसके पास, सेंडर के पास। तो अब बताओ सेंडर नेक्स्ट ट्रांसमिशन के अंदर कौन से नंबर की फ्रेम भेजेगा, आप बताओ मेरे को। ऑब्वियस सी बात है 1 आया, इसका मतलब ये रिसीवर कौन से नंबर की फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है आपके फ्रेम नंबर 1। कौन सी एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम नंबर 1।
देखिए कितना सिंपल और कितना कंसेप्चुअल और कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किसका? आपके 67 का कौन सा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आपके सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो भी इसी के अंदर हम समझ सकते हैं। देखिए, पिग्गी बेकिंग इज अ मेथड ऑफ बैक ट्रैकिंग फॉरवर्डिंग मेथड टू कंबाइन अ डेटा फ्रेम एंड एक्नॉलेजमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। और ये है आपकी टाइमलाइन, है ना। मैं ये बनाता हूँ क्या है, टाइमलाइन है। इस तरीके से आपका क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। क्या चल रहा है, समय। तो देखिए सेंडर ने यहाँ से कोई फ्रेम भेजी है, तो देखिए समय तो चलता ही है। तो इस तरीके से किसी समय के ऊपर यहाँ पे वो फ्रेम किसे मिली, रिसीवर को मिल चुकी है। अब देखिए ये फ्रेम भेजी है, मान लीजिए F1। अब रिसीवर क्या करेगा, इसके रेस्पॉन्स में एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर ने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेज। और इसने क्या बोला कि नेक्स्ट मुझे सेकंड नंबर की फ्रेम भेजना। अब देखिए ये जो मैंने एग्जांपल बताया क्या है आपको, हाफ डुप्लेक्स का बताया। किसका बताया आपको, हाफ डुप्लेक्स का नहीं। ये जो मैंने आपको बताया किसका बताया, सिंप्लेक्स का बताया। सिंप्लेक्स का मतलब एक ही साइड से आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। मान लीजिए ये जो कनेक्शन है आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स है। क्या है, फुल डुप्लेक्स। मतलब जब ये मान लीजिए इसको पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी। जब ए डेटा सेंड कर रहा है तो ये सेंडर है, और जब बी डेटा सेंड करेगा ए को तब ये सेंडर हो जाएगा, ठीक है। और जब ए रिसीव करेगा डेटा बी से तब ये रिसीवर हो जाएगा, और जब बी डेटा क्या करेगा यहाँ पे रिसीव करेगा तब ये रिसीवर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मान लीजिए इस सेंडर को एक फ्रेम भेजनी थी F1, उसी तरीके से ये जो रिसीवर है अब क्या बन चुका है, आपका सेंडर बन चुका है। क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है एक ही समय के अंदर, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो मान लीजिए ये जो रिसीवर है अब सेंडर का काम करेगा, और वो भी क्या करना चाहता है, इस साइड से एक फ्रेम भेजना चाहता है। क्या भेजना चाहता है, फ्रेम भेजना चाहता है। तो एक तो तरीका क्या है कि वो एक अलग से कनेक्शन बनाए और यहाँ पे फ्रेम भेज दे। क्या भेज दे, फ्रेम भेज दे। दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे देखो आप दो अलग अलग कनेक्शन ओपन हो रहे हैं, क्यों ना इन दोनों को कंबाइन करके इस फ्रेम के साथ ही इस एक्नॉलेजमेंट को साथ में भेज दिया जाए, जिससे क्या होगा, दो अलग अलग कनेक्शन नहीं बनेंगे और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हमारा अच्छा होगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि अब क्या होगा कि जब भी रिसीवर को भी डेटा भेजना होगा सेंडर को, तो ये क्या करेगा, फ्रेम भी भेज देगा और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पिगी बेकिंग। क्या बोलते हैं हम, पिगी बेकिंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। इसका कंसेप्ट आपको 101% पता होना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। तो अब बताइए, बैक ट्रैकिंग है क्या, नहीं। फॉरवर्डिंग है क्या, नहीं। मेथड टू कंबाइन डेटा फ्रेम एंड एक्नॉलेजमेंट। देखिए यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं हम डेटा फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट को। इसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बेकिंग। क्या बोलते हैं हम, पिगी बेकिंग बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल द रिसीवर विंडो साइज इज एटमोस्ट। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर आपकी रिसीवर विंडो की साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है। तो देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर आपकी जो रिसीवर की साइज़ मैक्सिमम क्या रह सकती है, 2n-1। इसको आप याद कर लीजिए, क्या रह सकती है, 2n-1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इन गो बैक एन ARQ द विंडो साइज इन द रिसीवर साइड इज ऑलवेज। देखिए अब किसकी बात की, आपकी गो बैक एन ARQ की बात की है। देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो को हमने दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका GBN और एक होता है आपका SR। और इससे पहले एक हम बोलते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो तीन तरह के आपके फ्लो कंट्रोल स्कीम से, ये क्या आपके फ्लो कंट्रोल स्कीम में, एक स्टॉप एंड वेट, एक है आपका GBN और तीसरा है आपके SR। ठीक है, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या होगा, एक बार में आप एक ही फ्रेम भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार में एक ही फ्रेम भेज सकते हैं, और दोनों की जो बफर की साइज़ क्या होती है, हमेशा 1-1 होगी। सेंडर की सेंडिंग विंडो साइज़ बोल रहा हूँ मैं ना, विंडो साइज़ की बात कर रहा हूँ, 1-1 होगी। GBN के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपकी सेंडर की विंडो साइज़ n हो सकती है और रिसीवर की विंडो साइज़ हमेशा 1 होगी। और SR के अंदर क्या होगा,
दोनों की विंडो साइज़ क्या हो सकती है आपकी NN हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके तीनों के अंदर। अब क्या पूछा गया भी GBN के अंदर आपकी रिसीवर की विंडो साइज़ क्या होगी। देखिए रिसीवर की विंडो साइज़ क्या होगी 1। ये सेंडर की है, ये रिसीवर की है, ये सेंडर की है, ये रिसीवर की है, ये सेंडर की है, ये रिसीवर की है, तो ये क्या होगी 1। आंसर क्या आ जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से रोज़ हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, ध्यान रखना रेगुलर कंटेंट आता रहेगा। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी रेगुलर अपडेट से आप क्या हो मिस ना हो। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।